Bismillahirrahmanirrahim. Now we are going to start discussion of biology MCQs. Human hands are homologous with. तो पहला MCQs है कि human hands are homologous with. तो पहले होमोलॉगी या होमोलोगस को समझिए कि होमोलॉगी क्या होती है. Organ having same structure and mode of development but different function are called homologous. तो ह्यूमन हैंड जो है ये होमोलोगस है बैट विंग्स और कैट्स पास के साथ. तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट होगा, बोथ ए एंड डी. अच्छा, नेक्स्ट है ह्यूमन अपेंडिक, कोकेक्स एंड नेक्टेटिंग मेम्ब्रेन ऑफ आई आर. तो ये तीनों जो है अपेंडिक्स, कोकेक्स और नेक्टेटिंग मेम्ब्रेन, ये तीनों जो है वेस्टिजियल ऑर्गन है. तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट जो है थर्ड, अ बर्ड्स विंग आर एनालॉगस विथ. तो एनालॉगस होमोलोगस के अपोजिट है. एनालॉगस ऑर्गन हैविंग सेम फंक्शन बट डिफरेंट स्ट्रक्चर आर कॉल्ड व्हाट आर एनालॉगस. तो बर्ड्स विंग जो है वो एनालॉगस के है किसके साथ, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई. दोनों का स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट है बट फंक्शन जो है वो सेम है. दोनों का फंक्शन है फ्लाइंग. तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट. फोर्थ है अपेंडिक इज वेस्टिजियल इन मैन बट में प्ले रोल इन. तो अपेंडिक जो असल में वेस्टिजियल ऑर्गन है मैन का, लेकिन ये जो है इम्टियानिक कंडीशन में ये रोल प्ले करता है किसके लिए, इम्यूनिटी के लिए. तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज करेक्ट. फिफ्थ है द मॉडर्न हार्स इज कॉल्ड डैश. तो मॉडर्न हार जो है इसको हम एक्वस कहते हैं. असल में पूरा नाम एक्वस कैबेलस है. और जो 60 मिलियन ईयर एगो जो हार्स था वो था ईओ हाइपस. तो वो ऑप्शन बी है. तो अगर डिसेंड मतलब एक्वस जो है वो डिसेंड ऑफ ईओ हाइपस है. तो यहाँ पे मॉडर्न हार्स एक्वस है. और एक्वस जो है ये जीनस है. असल में एक्वस कैबेलस फुल नेम है हार्स का. और एक्वस अफ्रीकाना जो है ये फुल नेम है किसका, डंकी का. नेक्स्ट है क्रॉप रोटेशन लीड्स टू. तो क्रॉप रोटेशन क्या होता है, फसल जो है एक बार हमने जो है खेत में गंदम बो लिया, फिर उसके बाद जो है दूसरा कोई और फसल जो है वो बो देते हैं. दिस इज कॉल्ड व्हाट, क्रॉप रोटेशन. तो क्रॉप रोटेशन जो है ये किसके लिए हम करते हैं, इंक्रीज द सोइल न्यूट्रन. हाँ, न्यूट्रन, सोइल न्यूट्रन जब भी हम बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए क्रॉप रोटेशन करते हैं. मोर एयरेशन ऑफ सॉइल, एयरेशन ऑफ सॉइल भी जो है क्रॉप रोटेशन का एक बेनिफिट है. और सॉइल फर्टिलिटी ये भी क्रॉप रोटेशन का एक बेनिफिट है. तो ऑल आर द बेनिफिट्स ऑफ क्रॉप रोटेशन. अच्छा, नेक्स्ट है 7, using Hardy-Weinberg principle, which expression represent the frequency of homologous recessive genotype. अच्छा, हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल जो है वो हमारे पास है पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर प्लस 2pq इज इक्वल टू 1. तो उसमें जो पी स्क्वेयर है वो शो करता है, पी स्क्वेयर जो है वो होमोजाइगस डोमिनेंट को शो करता है. और क्यू स्क्वेयर जो है वो होमोजाइगस रिसेसिव को शो करता है. और 2pq जो है वो हेट्रोजाइगस को शो करता है. तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होगा. अच्छा, नेक्स्ट है एन ह्यूमन द फीमेल बॉडी, एन ह्यूमन फीमेल बॉडी ऑल द गिवन ऑर्गन आर वेस्टिजियल एक्सेप्ट. अच्छा, ह्यूमन में जो वेस्टिजियल है तो मेल और फीमेल में ये थोड़े डिफरेंस है. अगर तो अपेंडिक्स हो गया, कोकिक्स हो गया और निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, ये तीनों मेल में भी हमारे पास वेस्टिजियल है और फीमेल में भी. लेकिन मेमोरी ग्लैंड जो है दीज आर द वेस्टिजियल फॉर मेल ओनली, नॉट इन फीमेल, क्योंकि फीमेल में ये फंक्शनल है. तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है एक्सेप्शनल है. नेक्स्ट है द थ्योरी ऑफ यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म वाज प्रपोज बाय. तो यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म थ्योरी जो है वो हटन एंड लाइल ने पेश किया था. ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट जो है द स्टडी ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड. तो स्टडी ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड ओरिएंटोलॉजी. उसको हम ओरिएंटोलॉजी कहते हैं. ऑप्शन ए इज करेक्ट. अच्छा, नेक्स्ट है द फर्स्ट दैट ऑक्सीजनेट द एटमॉस्फेयर वर. तो
सबसे पहले जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म किया था वो किसने किया था? सायानोबैक्टीरिया ने। तो सायानोबैक्टीरिया इज द फर्स्ट दैट ऑक्सीजनेट द एटमॉस्फेयर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 12th, the part of the body used extensively to cope with environment become larger and stronger while those that are not used deteriorate was argued by। अच्छा सिंपली इस तमाम सेंटेंस का मतलब है कि सिंपल जो लामार की थ्योरी थी, यूज एंड डिस यूज ऑफ ऑर्गन, जिस आर्गन को आप इस्तेमाल करोगे तो वो जो है बिकम मोर स्ट्रांगर एंड लार्जर, और जिसको आप इस्तेमाल नहीं करोगे तो इट बिकम डिप्लीटेड और डिटोरिएट। तो यहाँ पे जो है इस जुमले से लामार की थ्योरी आर्गन यूज एंड डिसयूज की तरफ इशारा है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज करेक्ट, लामार की थ्योरी की। अच्छा, एनालॉगस स्ट्रक्चर प्रोवाइड एविडेंस फॉर डैश इवोल्यूशन। अच्छा, एनालॉगस मैंने कहा था कि एनालॉगस स्ट्रक्चर असल में है क्या? तो एनालॉगस डिफरेंट स्ट्रक्चर बट सेम फंक्शन। स्ट्रक्चर जो है उसका डिफरेंट हो लेकिन फंक्शन सेम हो, जिस तरह के इंसेक्ट विंग, बर्ड विंग वगैरह, उसका स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट है लेकिन फंक्शन जो है वो सेम है, दोनों फ्लाइंग करते हैं। तो ये जो है एनालॉगस स्ट्रक्चर, अब ये कौन से एवोल्यूशन की तरफ जो है ये प्रूफ करता है, कौन सी एवोल्यूशन को ये प्रूफ करता है? तो एवोल्यूशन हमारे पास दो किस्म का होता है, एक है कन्वर्जन एवोल्यूशन और एक है डाइवर्जन एवोल्यूशन। कन्वर्जन एवोल्यूशन में क्या होता है कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म डिफरेंट हैबिटेट में जब वो रह रहे थे तो उसको जब एक ही जगह पर दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को एक ही जगह पर एक सेम एनवायरनमेंट में रखा गया तो दोनों ने फंक्शन एक जो है सिमिलर, दोनों का फंक्शन जो है वो सिमिलर हो गया। दिस इज व्हाट कन्वर्जन एवोल्यूशन मींस। more and more dissimilar species become similar when they are kept in a same environment. This is called what? Convergent evolution. तो एनालॉजी जो है इट प्रोवाइड एविडेंस फॉर कन्वर्जन एवोल्यूशन। डाइवर्जन एवोल्यूशन क्या करता है कि similar species become more and more dissimilar when they are put in a different environment, and that is what a divergent evolution। तो एनालॉगस जो है वो कन्वर्जन एवोल्यूशन के लिए एविडेंस है, और होमोलॉगस जो स्ट्रक्चर है ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के लिए एविडेंस है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट। 14 जो है व्हाट इज थॉट, व्हाट इज थॉट टू हैव कंट्रीब्यूट द इवोल्यूशन ऑफ यूकैरियोट। अच्छा, यूकैरियोट इवोल्यूशन के लिए जो है कौन सा यहाँ पे पॉइंट है? ग्लोबल वार्मिंग, ग्लेशिएशन, वोल्केनिक एक्टिविटी, ऑक्सीजनेशन ऑफ एटमॉस्फेयर। तो जब ऑक्सीजनेशन ऑफ एटमॉस्फेयर हो गया तो जाहिर बात है यूकैरियोट ने भी जन्म ले लिया। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है द फॉर्म ऑफ अपीयरेंस ऑफ अ ट्रेट इज कॉल्ड इट्स अ phenotype। तो अपीयरेंस ऑफ अ ट्रेट इज कॉल्ड व्हाट? phenotype, उसके phenotype, और इसका जो जेनेटिक मेकअप होगा उसको हम जीनोटाइप कहते हैं। नेक्स्ट है द बेस्ट वे to increase food production from ecosystem point of view is dash। तो to increase cultivable land by clearing forest, B using of excessive fertilizer, C use of high quality pesticides, और D use of genetically improved variety of seed। चारों के चारों जो है वो फूड प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है, लेकिन इनमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है, और मैं कहूँगा कि इसके ड्रॉबैक्स और नेगेटिव इफेक्ट भी कम है, तो वो है यूज़ ऑफ जेनेटिकली इम्प्रूव वेराइटी ऑफ सीड जो है वो बेस्ट है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट जो है द काज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट आर। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट वर urbanization, deforestation, industrialization, all are the causes of what? Greenhouse effect। ओके 18 है ओजोन लेयर इज प्रेजेंट एंड। अच्छा, एटमॉस्फेयर के मुख्तलिफ लेयर है, ट्रोपो, मीजो, थर्मो, स्ट्रेटो। तो स्ट्रेटोस्फेयर में हमारे पास ओजोन लेयर मौजूद होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 19 क्लोरोफ्लोरोकार्बन आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन लेयर डिप्लीशन। ऑप्शन डी इज करेक्ट। Next है 20 a change in the community structure of an ecosystem over a period of time is called what? Succession। Option C is correct। Next है 21 in succession lithos
लिथोसेरा टेक्स प्लेस ऑन डेज। तो वो सक्सेशन जो कि बेयर रॉक से शुरू होता है उसको हम लिथोसेरा कहते हैं, और यहाँ पे ऑप्शन डी करें। जो वाटर से शुरू होता है उसको हम हाइड्रोसेरा कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है 22 ग्रीन हाउस इफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड बाय। तो मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ऑल आर द ग्रीन हाउस gases and all of them produce what? Green house effect. 23rd है a bacterium that convert NO2 to NO3। तो नाइट्रोजन साइकिल में वो स्टेज जिसमें NO2 से NO3 बनता है, ये स्टेज जो है नाइट्रोबैक्टर करता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। 24 है the association in which an organism get advantage and other suffer is called parasitism। एक जो है नफा ले दूसरे को नुकसान दे तो ये पैरासिटिज्म। दोनों बेनिफिशियल हो, म्यूचुअलिज्म। और एक बेनिफिट हो दूसरे को ना हार्म हो और ना जो है फ़ायदा हो तो उसको हम कॉमर्शियलिज्म कहेंगे। 25 जो है ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ अ डिफरेंट फंक्शन पोजीशन डिफरेंट फ्रॉम आइदर ऑर्गेनिज्म ऑफ द locally is called what? So simply अगर मैं कहूँ कि the ecological role that play an organism and its environment is called what? niche। तो यहाँ पे ecological role जो play करता है वो niche कहलाता है, बी। नेक्स्ट है the ecological factor 26। the ecological factor which does not change from place to place which remain constant, that is gravity। option C is correct। which of the following is not recycled in ecosystem? तो energy is not recycled, we can't recycle energy। option C is correct। 28 है the study of human population and things that affect them is called demography। option B is correct। next है the parasite that live outside the body of host are called ectoparasite। option A। और endoparasite जो कि inside the host रहता है। next है 30 a relationship between member of different species in which only one organism get benefit other is not affected। तो अभी पहले जिक्र हो भी चुका कि एक रिलेशनशिप जिसमें से एक बेनिफिट हो और दूसरा नॉट अफेक्टेड, मतलब उसको ना हार्म हो और ना जो है बेनिफिट हो, तो उस रिलेशन को हम कहेंगे कॉमन सेलिज्म। ऑप्शन डी इज करेक्ट। 31 है which of the following term describe the change of plant protein to ammonia या अमोनिया। तो ये है अमोनिया फॉर्मेशन मीन्स प्लांट प्रोटीन से अमोनिया जब बनेगा तो ये ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन बैक्टीरिया फंजाई वगैरह करते हैं, और दिस इज कॉल्ड एमोनिफिकेशन। दिस इज आल्सो अ स्टेप इन अ नाइट्रोजन साइकिल। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 32 the form in which most nitrogen move from soil into the root is। जब प्लांट टेक नाइट्रोजन मोस्टली, अगर ऐसा आ जाए इस जुमले का मतलब यही है, तो मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट जो है 33 which of the following return the nitrogen in animal cell to the air। तो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो है वो नाइट्रोजन को दोबारा एटमॉस्फेयर में शामिल करते हैं थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड डीनाइट्रिफिकेशन। तो ये असल में बैक्टीरियल एक्शन है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 34 है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर डिफरेंट स्टेप इन नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल में डिफरेंट स्टेप अम्यूनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन एक्सेट्रा। लेकिन कैल्सिफिकेशन जो है ये डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम को कहते हैं, ये नहीं है। बाकी तीनों के तीन जो है वो नाइट्रोजन साइकिल के स्टेप है। तो ऑप्शन बी जो है एक्सेप्शनल है। 35 विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज द परमिएबिलिटी ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल। अच्छा, प्लाज्मिड को जब हम वेक्टर को एंटर करना चाहते हैं या प्लाज्मिड वगैरह बैक्टीरियल सेल के लिए के अंदर, तो उसके लिए हम कैल्शियम क्लोराइड डाल देते हैं, और कैल्शियम क्लोराइड जो है ये परमिएबिलिटी बैक्टीरिया के सेल वॉल की प्लाज्मिड के लिए इंक्रीज कर देता है। ये रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में एक स्टेप है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट, एनी डीएनए मॉलिक्यूल हैविंग फॉरेन डीएनए इज कॉल्ड रिकम्बिनेंट डीएनए।
Hybridoma 37. Hybridoma cells are formed by the fusion of spleen cell with hybridoma जो है वो spleen cell with myeloma cell, cancerous cells, cancerous B cell को हम कहते हैं, तो ये myeloma cells। नेक्स्ट जो है a plant or animal modified by genetic engineering is called, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए जिन प्लांट वगैरह को या एनिमल को मॉडिफाई किया जाता है उसको हम ट्रांसजेनिक प्लांट कहते हैं या ट्रांसजेनिक एनिमल, तो यहाँ पे ट्रांसजेनिक है। नेक्स्ट है 39 एंड PBR 322 ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इज, PBR 322 असल में क्या है, प्लाज्मिड का एक एग्जाम्पल है, और इनमें जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन था ये हमने एक दूसरे प्लाज्मिड से लिया था और ये है CPMD1 से लिया गया था, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। 40 जो है इन रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी ऑफ प्लाज्मिड वेक्टर इज क्लीव बाय, तो प्लाज्मिड वेक्टर को हम उसी एंजाइम के साथ जो है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ काटते हैं जिसके ज़रिए हम डोनर DNA को काटते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट, द सेम एंजाइम दैट क्लीव द डोनर DNA। थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया है और इससे इज द सोर्स ऑफ डैश, तो इसे हम टेक पॉलीमरेज हासिल करते हैं जो कि PCR में यूज होता है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है इन PBR 322 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन फाउंड अगेंस्ट, अच्छा PBR 322 जो कि प्लाज्मिड है, एग्जांपल है प्लाज्मिड की, इसमें 2 एंटीबायोटिक के लिए जो है वो रेजिस्टेंट जीन मौजूद है, एक है टेट्रासाइक्लिन और दूसरा है एम्पिसिलिन, तो यहाँ पे है एमॉक्सिसिलिन, एमॉक्सिसिलिन के लिए नहीं है, टेट्रासाइक्लिन के लिए है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। 43 है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आर ऑफ ग्रेट यूज इन जेनेटिक इंजीनियरिंग बिकॉज, तो दे कट DNA at specific base level, therefore they are very important in genetic engineering, A option is correct। 44 है plasmid is the combination of plasmid DNA and dash DNA, तो मैं कहूँ कि प्लाज्मिड DNA और बैक्टीरियोफेज इन दोनों का हाइब्रिड जो है वो क्या कहलाता है, प्लाज्मिड कहलाता है, दोनों की कॉम्बिनेशन बैक्टीरियोफेज के DNA और प्लाज्मिड के DNA के हाइब्रिड को हम प्लाज्मिड कहते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है in PCR the primer attachment step require 54 degree centigrade for 2 minutes, तो प्राइमर एनीलिंग जो स्टेप होता है ये 54 डिग्री सेंटीग्रेड हम देते हैं और 2 मिनट्स के लिए, तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। वैक्सीन वाज फर्स्ट प्रिपेयर्ड बाय, तो एडवर्ड जेनर वाज द फर्स्ट पर्सन हु प्रिपेयर्ड द वैक्सीन अगेंस्ट व्हाट, स्मॉल पॉक्स। अच्छा नेक्स्ट जो है 7 वैक्सीन इज गिवन फॉर, तो 7 एंड साल्ट बोथ आर टाइप ऑफ वैक्सीन विच आर गिवन फॉर पोलियो, एंड 7 जो है वो हमारे पास लाइव होते हैं, साल जो है वो किल्ड वैक्सीन होते हैं। नेक्स्ट जो है 48 विच वन इज कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, तो लेवेस्टेटिन जो है इट इज यूज फॉर lowering cholesterol level and lower the BP as well। Which of the following drug is obtained from Trichoderma polysporum? Trichoderma polysporum is a fungi, and from Trichoderma polysporum we obtain cyclosporine, and cyclosporine is an antibiotic। Okay, next जो है mother milk digesting enzyme found in the stomach of human infant is a renin, जो कि जो कोलेस्ट्रम होता है उसकी मेटाबॉलिज्म, उसमें जो प्रोटीन होता है उसकी मेटाबॉलिज्म करता है और वो रेनिन होता है, तो RENIN अगर आ जाए तो ये हमारे पास एंजाइम है जो कि मिल्क डाइजेशन करता है, और RENIN अगर आ जाए ये भी एंजाइम है, ये किडनी से रिलीज होता है और ये जो है एंजियोटेंसिनोजिन को कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन 1 में। अच्छा नेक्स्ट है 51 विच वन इज नॉट इंक्लूड इन लेब, लेब असल में क्या है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो कि योगर्ट फॉर्मेशन में इस्तेमाल होता है, तो ये वो है लैक्टोबैसिलस बल्गेरस, स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफाइल, स्ट्रेप्टोकोकस सैलिवेरिस, ऑल these three are collectively called lab bacteria, तो ऑप्शन डी जो है
करेक्ट होगा क्योंकि तीनों हमारे पास लैब में है, नो वन इज एक्सेप्शनल। नेक्स्ट जो है 54, आफ्टर कोगुलेटिंग द लिक्विड पार्ट ऑफ मिल्क, तो जो लिक्विड पार्ट ऑफ मिल्क होता है उसको हम वे कहते हैं आफ्टर कोगुलेशन, और जो सॉलिड पार्ट होता है उसको हम कर्ड कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है विच वन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, दो किस्म का अल्कोहल होता है, एक वाइन और एक है बियर। तो वाइन जो है वो फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, और जो दूसरा बियर है दैट इज फर्मेंटेशन ऑफ माल्टोस। अच्छा नेक्स्ट है 54, ड्यूरिंग बियर प्रोडक्शन जिब्रेलिन एंड डेश आर एडेड टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ शुगर टू प्रोड्यूस मोर अल्कोहल, तो जिब्रेलिन के साथ एमाइलेज हम डालते हैं वाइन प्रोडक्शन के दौरान। अच्छा नेक्स्ट है पेनिसिलिन, पेनिसिलिन इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग डेश, तो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है जो कि फंजाई प्रोड्यूस करता है, और ये नॉर्मल कंडीशन में नहीं, स्ट्रेस कंडीशन में ये प्रोड्यूस करता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 56, the animal which is caught in wild and trained to be useful for human, अच्छा वाइल्ड एनिमल जिसको हम यहाँ पे फिर ट्रेनिंग के ज़रिए जो है अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको हम टेम्ड एनिमल कहते हैं, जिसमें एलिफेंट गोरिल्ला वगैरह आता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। टेप जो है, टेप वैक्सीन हमारे पास क्या है, तो टेप वैक्सीन इज, तो टेप इज एन एग्जांपल ऑफ किल्ड वैक्सीन। नेक्स्ट जो है फॉर हेपेटाइटिस सी डैश वैक्सीन इज यूज, हेपेटाइटिस सी के लिए हमारे पास कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, नन। टॉक्साइड वैक्सीन जो होता है, टॉक्सिन को फार्मालिन के साथ जब ऐड करते हैं तो उससे जो वैक्सीन बनते हैं उसको हम टॉक्साइड कहते हैं, और ये डिप्टेरिया और टेटिनस टिटानोस्पोरम इन दोनों के टॉक्सिन के खिलाफ यूज होता है। तो ऑप्शन बोथ एंड बी इज करेक्ट, जो कि सी ऑप्शन है। नेक्स्ट है बोथ लाइव एंड किल वैक्सीन आर फाउंड फॉर, तो पोलियो अभी जो मैंने जिक्र कर भी लिया कि पोलियो के लिए लाइव जो वैक्सीन है वो 7 है, और किल जो वैक्सीन है वो साल्ट है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, दो पोलियो के लिए दोनों वैक्सीन अवेलेबल है। नेक्स्ट है क्लोन बेबी शीप डोली वाज एट्रीब्यूटेड टू, तो क्लोन बेबी जो शीप था उसके लिए 3 पेरेंट्स थे, एक जिससे सोमेटिक सेल लिया था, दूसरा जिससे सेक्स सेल लिया था, और तीसरा जिसमें फिर इसकी फर्टिलाइजेशन के बाद इनको रख कर दिया था, सरोगेट मदर जिसको हम कहते हैं। तो यहाँ पे 3 पेरेंट्स, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है अ क्लोन्ड बेबी शीप डोली वाज आइडेंटिकल टू द पेरेंट, तो ये किसके साथ आइडेंटिकल होगा, तो ये होगा जिस पेरेंट से हम सोमेटिक सेल लेते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट, जिसका न्यूक्लियस हम लेते हैं तो वो सोमेटिक सेल है। 63, a cross between dissimilar individual to bring together their best characteristic is a hybridization, hybridization to dissimilar characteristic को हम एक ही ऑर्गेनिज्म में लाना चाहते हैं, दिस इज कॉल्ड व्हाट, हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक। ऑप्शन बी इज करेक्ट। which of the following vaccine has less side effect, 64, तो अगर देखा जाए एटीन्यूएटेड वैक्सीन, लाइव वैक्सीन ये मोर पोटेंट है बट रिस्की है, किल वैक्सीन फिर उससे थोड़ा ज़्यादा जो है वो लेस पोटेंट है, पर एटीन्यूएटेड वैक्सीन के मुकाबले में जो है वो इसका रिस्क कम है। और फिर इसी तरह सब यूनिट वैक्सीन जो है ये किल वैक्सीन के मुकाबले में लेस पोटेंट है, बट इसका रिस्क जो है वो कम है। तो ऑप्शन सी जो है सब यूनिट वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट हमारे पास कम होते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक पार्ट होता है जो कि इम्यूनिटी जनरेट करता है अगेंस्ट अ पैथोजन। नेक्स्ट जो है 65, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट, तो यहाँ पे जो है अवेयरनेस थ्रू मीडिया, वैक्सीनेशन एंड मेडिकेशन, ये अवेयरनेस थ्रू मीडिया और वैक्सीनेशन एंड मेडिकेशन ये दोनों जो है हमारे पास डिसीज़ मैनेजमेंट के लिए जो है वो स्टेप्स हैं, तो दोनों सही है, इनमें से कोई जो है एक्सेप्शनल नहीं है। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, नन ऑफ नॉट ऑप्शन सी, क्योंकि ये दोनों अवेयरनेस है। अच्छा नेक्स्ट जो है 66, द होल्स्टेन फ्रिesian was imported from Holland, this is a cow
This is by far the dairy breed among exotic cattle regarding milk yielding on an average it gave. पोलैंड से ये जो केटल लिया गया था काउ इट गिव 25 लीटर ऑफ मिल्क पर डे। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट जो है the study of proper utilization of economically important domesticated animal is called animal husbandry। जो कि हम जितने भी डोमेस्टिकेटेड एनिमल है उसकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन इसमें स्टडी करते हैं, एनिमल हस्बेंड्री। अच्छा नेक्स्ट जो है in their production the liquid obtained by crushing the grain and adding hot water is a wort। उसको हम क्या कहते हैं, जो कि बेयर प्रोडक्शन के दौरान जब ग्रेन को हम ले लेते हैं और उसको हम वाटर में डाल लेते हैं तो उससे जो लिक्विड obtain होता है उसको हम वर्ट कहते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट जो है 69 the adjustment of an organism 69 है the adjustment of an organism to change an environment in laboratory। अच्छा सिंपली एडजस्टमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म लेबोरेटरी में भी हो सकता है और नेचुरल एनवायरनमेंट में भी होता है। तो अगर लेबोरेटरी में हो तो उसको हम एक्लाइमेशन कहते हैं और अगर नेचुरल एनवायरनमेंट में हो तो उसको हम एक्लाइमेटाइजेशन कहते हैं। तो यहाँ पे एक्लाइमेटाइजेशन है लेकिन ये नेचुरल एनवायरनमेंट है। अगर लेबोरेटरी में होगा तो वो एक्लाइमेशन होगा। तो यहाँ पे एडाप्टेशन एक्लाइमेटाइजेशन बोथ तो नॉन ऑप्शन करेक्ट होगा क्योंकि एक्लाइमेशन इसमें नहीं है। 70 है व्हाट इज द स्ट्रेटेजी ऑफ प्लांट टू एडजस्ट इटसेल्फ इन हाई टेम्परेचर एट सेल्युलर लेवल। अच्छा प्लांट जो है जब भी इसको हम किसी नए क्लाइमेट में इंट्रोड्यूस करते हैं तो ये कुछ एडजस्टमेंट करता है। तो लेट सपोज अगर इसको इंट्रोड्यूस किया हमने एक एनवायरनमेंट में जहाँ पे टेम्परेचर हमारे पास हाई है तो सेल मेम्ब्रेन में चेंजेस जो आते हैं एडजस्टमेंट के लिए तो क्या होंगे। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन है इंक्रीज फ्लूइडिटी ऑफ द सेल। जब फ्लूइडिटी ज़्यादा होगी तो इससे टेम्परेचर और बढ़ेगा तो इसीलिए ये इनकरेक्ट है। और डिक्रीज फ्लूइडिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन तो यहाँ पे क्या होता है सेल मेम्ब्रेन में फ्लूइडिटी डिक्रीज हो जाती है। और दूसरा जो है तो यहाँ पे ऑप्शन बी और दूसरा भी ये एडजस्टमेंट करता है हाई टेम्परेचर के लिए तो वो क्या है दे प्रोड्यूस हीट शॉक प्रोटीन विच आर कॉल्ड चेफ्रॉन। नेक्स्ट है हमारे पास 71 ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर टेम्ड एनिमल। टेम एनिमल जो कि वाइल्ड एनिमल होते हैं और जिसको हम ट्रेनिंग के जरिए अपने लिए बेनिफिशियल बना सकते हैं। तो एलिफेंट गोरिल्ला याक ऑल आर एग्जांपल ऑफ टेम्ड एनिमल एक्सेप्ट लायन। तो ए ऑप्शन। 72 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ड्राउट एनिमल। ड्राउट एनिमल जिसको हम लोड पर्पजेस के लिए इस्तेमाल करते हैं तो डंकी म्यूल एलिफेंट ऑल आर एग्जांपल ऑफ ड्राउट एनिमल। 73 केटल्स आर द सोर्स ऑफ। तो केटल्स में हमारे पास डिफरेंट मवेशी वगैरह जो आते हैं तो इससे हम क्या हासिल करते हैं डंग केक के लिए भी सोर्स है मिल्क मीट ऑल आर द sources all are the product which we obtain from the cattle। तो cattle are the sources of all of the following। next है which of the following restriction enzyme produce blunt end। अच्छा restriction enzyme दो किस्म के होते हैं, एक blunt end प्रोड्यूस करते हैं एक sticky end। तो आपके बुक में सिर्फ दो ही एग्जांपल है ब्लंट एंड के जो कि ए और बी है समा और HAE3। तो ये दोनों सिर्फ ब्लंट एंड प्रोड्यूस करते हैं, बाकी जितने भी आ जाए तो बस याद रखना कि वो क्या होंगे, वो स्टिकी एंड प्रोड्यूस करेंगे। तो सिंपली यहाँ पे बोथ ऑप्शन करेक्ट। 75 है T4 DNA लाइगेज इज ऑब्टेन फ्रॉम। तो T4 DNA लाइगेज जो है T4 फेज से हम करते हैं, जो T4 फेज जो है वो क्या है बैक्टीरियोफेज है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। 76 है मोस्ट ऑफ द नाइट्रोजन फिक्सेशन अकर थ्रू। नाइट्रोजन फिक्सेशन दो किस्म का होता है, एक बायोलॉजिकल एक नॉन बायोलॉजिकल। तो बायोलॉजिकल 60% होता है, नॉन बायोलॉजिकल जो कि एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन और इंडस्ट्रियल फिक्सेशन ये दोनों नॉन बायोलॉजिकल है। ये द रेस्ट मतलब 40% ऑफ द नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। तो मोस्ट जो है वो बायोलॉजिकल फिक्सेशन जो कि जिसमें से फंजाई और बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं। तो सी ऑप्शन। नेक्स्ट है 77 MCQs। एनाबेनाजोला जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, ये क्या है फंजाई बैक्टीरिया सायानो बैक्टीरिया है। इट इज एन एग्जांपल ऑफ सायानो बैक्टीरिया।
नेक्स्ट है 78, द टाइप ऑफ सक्सेशन विच इज स्टार्ट ऑन लैंड दैट हैज नॉट प्रीवियसली विजिटेटेड इज कॉल्ड। अच्छा, सक्सेशन असल में है क्या, डेवलपमेंट ऑफ प्लांट कम्युनिटी। तो प्लांट कम्युनिटी अगर एक ऐसे एरिया से उसकी स्टार्ट हो जाए जहाँ पे पहले कोई वेजिटेशन मौजूद नहीं था, तो उसको हम प्राइमरी सक्सेशन कहेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन ए। लेकिन वो सक्सेशन जो कि एक ऐसे एरिया से स्टार्ट हो जाए जहाँ पे पहले प्लांट कम्युनिटी था, लेकिन सैलाब, फ्लड्स वगैरह या फायर की वजह से वो ख़त्म हो गया, तो उसको हम सेकेंडरी सक्सेशन कहेंगे, जो कि ऑप्शन बी है। तो यहाँ पे प्राइमरी सक्सेशन करेक्ट ऑप्शन है। और क्लाइमैक्स जो है फाइनल स्टेज ऑफ द सक्सेशन को हम कहेंगे, और यह हमारे पास फॉरेस्ट होता है। नेक्स्ट है 79, पायोनियर ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन इज। इकोलॉजिकल सक्सेशन जो है हमारे पास पायोनियर, इसके लिए पायोनियर ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन मीन के सक्सेशन जो स्टार्टर है वो कौन है हमारे पास। तो लाइकन्स हमारे पास स्टार्टर ऑफ सक्सेशन है। प्लांट कम्युनिटी को स्टार्ट करने के लिए जो पहला आता है वो लाइकन्स होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट। ड्यूरिंग कल्चरिंग एनकुलेशन अकर इन। अच्छा, कल्चर के दौरान एक स्टेप होता है जिसको हम एनकुलेशन कहते हैं। एनकुलेशन क्या होता है, जिसमें हम सैंपल को, जो कि हमारे पास बैक्टीरिया, फंजाई वगैरह है, उसको प्लेस करते हैं ऑन मीडियम, और ये हम एक प्योर स्टेरिलाइज इन्वायरमेंट में करते हैं। और ये प्योर स्टेरिलाइज इन्वायरमेंट जो है प्रोवाइडेड बाय LFH, लेमिनर फ्लो हुड। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, थैंक यू सो मच। Mass percentage of an element in a compound is calculated by. Okay, तो percentage पहला choice है percentage mass of element in the compound, formula mass of the compound correct है. Atomic mass of element into atomicity divided by formula mass of the compound correct है. And percentage atomic mass of element, formula mass of the compound, no, it's incorrect. So correct choice D जो है both A and B. Beer-Lambert law is represented as। अच्छा, Beer-Lambert law में ये है कि वो कहता है कि absorbance is directly proportional to concentration and path length, और फिर इसमें एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू ये ई या एप्सिलॉन CL। सो दिस इज़ बियर्ड-लैम्बर्ट लॉ, तो मैच करेगा चॉइस सी से। द डेल्टा ppm इन NMR इज़ कैलकुलेटेड बाय ऑब्जर्व्ड केमिकल शिफ्ट TMS हर्ट्ज ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी इंटू 10 ppm। नो, यहाँ 10 ppm पे गलती दी है। अच्छा, यहाँ पे होना चाहिए 10 पावर 6, सो दैट इज़ चॉइस सी, जो 10 पावर 6 हमें मिलता है। चूज़ द ग्रुप दैट कॉज सॉल्युबिलिटी ऑफ डाई इन एसिड्स। अच्छा, एसिड्स में बेस की सॉल्युबिलिटी यानी ग्रुप होना चाहिए बेसिक, तो हाइड्रोक्सल ग्रुप जो है OH ग्रुप है, NH2 ग्रुप जो है फिर ये मोर डिज़ोल्व होगा उसमें एसिडिक सॉल्यूशन में। 39 है कि कैन नॉट बी ऑब्टेन बाय IR इंफ्रारेड। तो ऑप्शन ए मास ऑफ कंपाउंड, द प्रेजेंस ऑफ C डबल बॉन्ड O, द प्रेजेंस ऑफ OH बॉन्ड, द आइडेंटिटी कंपाउंड थ्रू कंपैरिजन विद अदर स्पेक्ट्रा। A उससे मालूम होता है, B भी मालूम होता है, और इसी तरह D भी मालूम होता है। तो चॉइस ए इज़ करेक्ट कि वो हमें मास ऑफ द कंपाउंड नहीं दे सकता जो मास स्पेक्ट्रोमीटर है। नेक्स्ट है कि द हाइट ऑफ पीक्स ऑफ द मास स्पेक्ट्रोग्राफ शो दी। तो हाइट ऑफ पीक्स जो मास स्पेक्ट्रोग्राफ है उसको आइडिया ज़हन में ले आएँ इस तरह से। एक्स एक्सिस पे उनका एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास प्लॉट होता है, और वाई एक्सिस पे उनका परसेंटेज एबंडेंस या प्रेजेंस वो होता है। तो एबंडेंस ऑफ आइसोटोप इज़ द करेक्ट चॉइस बी।
यानी ये पीक सपोज हाइड्रोजन के लिए तो प्रोटियम का पीक ऊंचा होगा, ड्यूटीरियम का छोटा हो जाएगा, ट्रीटियम का उससे छोटा होगा. सो दे गिव्स अबंडेंस ऑफ द आइसोटोप. A dye is composed of a part called chromogen. It creates, तो क्रोमो मीन कलर, जिन जनरेटर या प्रोड्यूसर, तो इट क्रिएट्स कलर ऑफ द डाई, दैट इज चॉइस बी. द स्लोगन ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री, यानी ग्रीन केमिस्ट्री का नारा जो है वो क्या है? तो मोर यूज़ ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, नो, ये उनका नारा नहीं है. रिडक्शन ऑफ हैज़र्डस केमिकल्स, येस, ये उनका स्लोगन है. मुख्तलिफ़ तरीके चाहे हम अप्लाई करें ताकि हम नुकसानदेह केमिकल्स का इस्तेमाल कम से कम कर दें या बिल्कुल ख़त्म कर दें. इंस्टॉलिंग मोर फैक्ट्रीज़, नहीं, ये उनके अपोजिट है. यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल इन व्हीकल्स, नहीं, ये भी उनके अपोजिशन का नारा है. तो हुकूमत का नारा है रिडक्शन ऑफ हैज़र्डस केमिकल. यूट्रोफिकेशन इज़ ए कंडीशन रिलेटेड टू, सो इट इज़ रिलेटेड टू वाटर पोल्यूशन. यूट्रोफिकेशन जिसमें एबनॉर्मल ग्रोथ फंजाई और algae का हो जाता है तो उसको कहते हैं यूट्रोफिकेशन. फोटोकेमिकल स्मोक अपीयर इन, तो ट्रोपोस्फियर में ही हमें अपीयर होगा. सो दिस इज़ चॉइस सी, फोटोकेमिकल स्मोक. नेक्स्ट जो है दैट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट कैन बी यूज्ड फॉर ए पेशेंट विद डायबिटीज़. तो डायबिटीज़ में हम पेशेंट के यूरिन में या उसके ब्लड में हम मालूम करते हैं शुगर, सक्रोज़, और सक्रोज़ जो है ग्लूकोज़ मालूम करते हैं, सॉरी, और ग्लूकोज़ जो है वो अल्डिहाइड है. तो इनमें से जो टेस्ट अल्डिहाइड दे सकता है वही टेस्ट हम उनका इस्तेमाल कर सकते हैं. सो यू कैन सी के फिलिंग सोल्यूशन टेस्ट या फिलिंग टेस्ट हम कर सकते हैं जिससे उसके ब्लड में हम ग्लूकोज़ मालूम कर सकते हैं. 60th है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ पेट्रोकेमिकल. पेट्रोकेमिकल कोयला नहीं, ये पेट्रोलियम से नहीं बनता. ग्रीस, यस, ग्रीस जो है वो पेट्रोकेमिकल है, पेट्रोल से हासिल होता है. क्रीसोल इज़ ऑब्टेन्ड फ्राम कोल, एंथ्रासीन इज़ ऑब्टेन्ड फ्राम कोल, सो दे आर नॉट पेट्रोकेमिकल but grease is the petrochemical. So this was the test for the day. Wishing you all the best, my dear students. Choose the correct statement. DDT, an insecticide, is considered as very unstable molecule. Half-life नहीं, stable molecule है. Unstable molecule, half-life no. Stable molecule having half-life to 8 years नहीं, अब 5 to 8 years से ज़्यादा है. तो very stable molecule, half-life 10 to 15 years. Choice D is correct. During the formation of addition polymerization, which smaller molecule you think are eliminated? अच्छा, एडिशन पोलीमराइजेशन में कोई एक्स्ट्रा मालिक्यूल नहीं निकलता बल्कि अनसेचुरेटेड मोनोमर मिल के सेचुरेटेड पॉलीमर बना देते हैं. सो नो वन इज़ एलिमिनेटेड. चॉइस डी. Nylon 6,6 has 6 carbon atom in each monomers is the example of. अच्छा, नाइलॉन जैसे पॉलीमर कंडेंसेशन पॉलीमर के एग्जाम्पल हैं जिसमें एक डाई अमीन और डाई कार्बोक्सिलिक एसिड कंडेंस होकर H2O निकालते हैं और पॉलीमर बनाते हैं. सो चॉइस बी इज़ करेक्ट. Adipic acid reacts with hexamethylene diamine to form, तो ये नाइलॉन 6,6 बनाते हैं. दिस इज़ करेक्ट. एडिपिक एसिड एक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें 6 कार्बन CH2 की शक्ल में होंगे और बाकी जो हैं वो कार्बोक्सिलिक एसिड 2 मॉलिक्यूल होंगे. सो दिस इज़ नाइलॉन 6,6. तो एडिपिक एसिड में भी 6 कार्बन है और जो हेक्सामिथाइलिन अमीन है उसमें भी 6 कार्बन है. तो इस वजह से ये नाइलॉन 6,6 कहलाता है. Polyamides are class of condensation polymers by a chemical reaction between. अच्छा, तो पोलीमाइड्स नाइलॉन पोलीमाइड्स का ही एक एग्जाम्पल है. सो दे आर, वो बनते हैं डाई कार्बोक्सिलिक एसिड और डाई अमीन से. चॉइस बी इज़ करेक्ट.
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए पॉलीमर? यूरिया पॉलीथीन पॉलीमर है, स्टार्च भी पॉलीमर है, नेचुरल रबर भी पॉलीमर है। यूरिया जो है ये एक डिस्क्रीट मॉलिक्यूल है, इट्स नॉट ए पॉलीमर। What is the correct order of the three peaks appear in NMR यानी प्रोटॉन NMR स्पेक्ट्रम ऑफ इथेनॉल? अच्छा, इथेनॉल जो है दैट इज़ CH3 CH2 एंड OH। अच्छा, अब यहाँ पे जो डिफरेंट प्रोटॉन्स हैं तो OH वाला जो प्रोटॉन है सपोज़ करें कि ये A प्रोटॉन हुआ, CH2 वाला अलग प्रोटॉन्स हैं तो ये B हुए और ये C हुए। ये तो 3 टाइप्स यानी हमें 3 पीक्स मिलेंगे। अब ये पीक्स किस ऑर्डर से हमें मिलेंगे तो ये साथ में याद रखें कि ये फ्रॉम 0 to 12 ppm। जो प्रोटॉन इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप के साथ अटैच होगा या करीब होगा तो वो 12 की तरफ अपना पीक बनाने की कोशिश करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग विदड्रॉइंग ग्रुप के साथ कनेक्टेड हो, ये उसको हम कहेंगे डी शील्डेड प्रोटॉन्स। और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप के साथ कनेक्टेड होंगे तो वो ज़ीरो की तरफ अपना पीक बनाएंगे। ये यहाँ पे लिख देते हैं कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले, और ये हुआ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले। तो ये डाउन फील्ड और अप फील्ड, तो मींस के ए प्रोटॉन जो ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड है उसका 12 की तरफ होना चाहिए पीक, बी प्रोटॉन का दरमियान में कहीं होना चाहिए, और सी जो प्रोटॉन है वो ज़ीरो से करीब होने चाहिए। तो ये ऑर्डर होना चाहिए यहाँ पे। तो हमें चॉइस बी में अगर आप देख लोगे CH3 दरमियान में दिया है 9, चॉइस सी में देखोगे वो भी नहीं है, और चॉइस डी यस। तो चॉइस डी में देखोगे तो CH3 प्रोटॉन इज़ क्लोज़र टू 0 ppm, CH2 प्रोटॉन इज़ इन बिटवीन, और OH प्रोटॉन इज़ टूवर्ड्स दी 12 ppm। तो ये इनको कहा जाता है केमिकल शिफ्ट, जो शील्डेड और डी शील्डेड प्रोटॉन्स पे डिपेंड करेगा। विच वन इज़ करेक्ट ऑर्डर ऑफ असेंबली ऑफ मास स्पेक्ट्रोमीटर? अच्छा, मास स्पेक्ट्रोमीटर में पहले वेपोराइजेशन चैम्बर होता है, फिर उसके बाद आयनाइजेशन, तो ये इधर मौजूद है, फिर एक्सेलरेशन करेक्ट है, फिर मैग्नेट है, फिर डिटेक्टर है, फिर रिकॉर्डर है। सो चॉइस सी इज़ करेक्ट। Following are given electromagnetic radiation, the speed order for these radiation। अच्छा, before going into the option, जितनी भी electromagnetic radiation हैं they travel with the same speed यानी speed of light, so all have same speed, choice D। Catalytic converter is a device used to reduce the pollutants produced in। तो कैटालाइटिक कन्वर्टर व्हीकल गाड़ियों में होता है, सो एग्जॉस्ट सिस्टम ऑफ व्हीकल, चॉइस बी इज़ करेक्ट। कहते हैं कि द क्वालिटी ऑफ ए गुड डाई नेल पॉलिश लिपस्टिक पेस्टिसाइड, इट मस्ट बी स्पेसिफिक टू किल स्पेसिफिक ऑर्गेनिजम्स एंड ईजीली बायोडिग्रेडेबल एंड हार्मलेस सब्सटेंस। तो ये है पेस्टिसाइड, माइक्रो ऑर्गेनिज़म को किल करना। डाई का काम ये नहीं है, नेल पॉलिश का काम ये नहीं है, लिपस्टिक का ये काम नहीं है, सिर्फ डी। लिपस्टिक का ये काम होता और नेल पॉलिश का तो पता नहीं क्या होता। ओके, तो ये सिर्फ डी पेस्टिसाइड्स का के क्वालिटीज़ होनी चाहिए। 43rd, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए कंडेंसेशन पॉलीमर? अच्छा, कंडेंसेशन पॉलीमर जिसमें दो मॉलिक्यूल मोनोमर्स कंडेंस होकर छोटा मॉलिक्यूल वाटर HCl वगैरह निकालते हैं, तो नाइलॉन 66 ये कंडेंसेशन पॉलीमर है क्योंकि डाई कार्बोक्सिलिक एसिड और डाई अमीन से बनता है। पॉली इथाइलिन टेरेप्थालेट, यस, ये भी एक पॉलीस्टर है जो डिफरेंट मोनोमर से बनता है। बेकेलाइट, ये भी डिफरेंट मोनोमर फॉर्मल्डिहाइड और साथ में एसिटल्डिहाइड और फिनोल के कंडेंसेशन से बनता है। तो नन ऑफ दीज, तो इनमें से कोई भी जो है वो
कंडेंसेशन पॉलीमर नहीं है, सारे कंडेंसेशन पॉलीमर हैं। नेक्स्ट, विच वन इज़ नॉट पेट्रोकेमिकल, यानी इनमें से कौन सा हमें पेट्रोलियम से हासिल नहीं होता। नेफ्तालीन हासिल होता है, मिनरल ऑयल्स हासिल होते हैं, वैक्स हासिल होता है, टेबल सॉल्ट हमें पहाड़ों से हासिल होता है, नॉट फ्रॉम दी पेट्रोकेमिकल्स। अच्छा, द नेक्स्ट जो है थोड़ा सा इसको ऊपर ले जाते हैं कि इसमें हमें आज हाउ मेनी पीक्स विल बी ऑब्टेन्ड इन NMR फॉर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। तो ये एक स्ट्रक्चर हमें दिया है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स मालूम करेंगे कि कितने नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन इसमें मौजूद हैं। ये इसका स्ट्रक्चर ड्रा हो रहा है, CH3, उसके बाद CH2 है, फिर ये CH3 है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल CH3 को देखें लेफ़्ट साइड से। ये CH3 कनेक्टेड टू कार्बन, ये CH3 कनेक्टेड टू कार्बन, ये CH3 कनेक्टेड टू कार्बन, तो मीन्स के ये सारे CH3s एक ही जैसे हैं, इक्विवेलेंट हैं। जबकि राइट पे जो CH3 है ये इन CH3 से डिफरेंट हैं, क्योंकि इट इज़ बॉन्डेड टू CH2 नॉट ओनली कार्बन। ठीक, तो ये हुआ B, और फिर ये CH2 है जो एक तरफ CH3 से जुड़ा है, दूसरी तरफ इस पूरे ग्रुप से जुड़ा है, तो ये हुआ C प्रोटॉन। सो वी विल गेट 3 पीक्स फॉर दिस कंपाउंड एंड दैट इज़ चॉइस C। Forty-sixth, a chemist analyzed rainwater in different places of KP Khyber Pakhtunkhwa. The most acidic water will be probably of Swat, no; Abbottabad, no; Mardan, no; Peshawar, yes. खुद सोच लें, एसिडिक वाटर यानी एसिडिक रेन के चांसेस उस जगह ज़्यादा होंगे जहाँ पे पोल्यूशन ज़्यादा होगा, जहाँ ज़्यादा गाड़ियाँ चलती हैं, जहाँ पे ज़्यादा फैक्ट्रीज़ वगैरह होती हैं। तो पेशावर इज़ द बिग सिटी इन द गिवन सिटीज़, तो इस वजह से इधर आपको मिलेगा एसिडिक वाटर। 47, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम व्हेन बर्न विल प्रोड्यूस मोर स्मोक। तो कौन ज़्यादा स्मोक प्रोड्यूस करेगा? तो रिमेंबर, जिसमें जितने ज़्यादा कार्बन होंगे वो ज़्यादा स्मोक प्रोड्यूस करेगा। तो गैसोलीन यानी पेट्रोल कम स्मोक प्रोड्यूस करता है, जेट फ्यूल भी कम प्रोड्यूस करता है। केरोसिन ऑयल में कार्बन 12 to 15 होते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा। डी जो है वो दूसरे पेज पे होगा, लेकिन चॉइस करेक्ट जो है वो सी है। Which one of the following is not a fossil fuel? कोल फॉसिल फ्यूल है, पेट्रोलियम भी है, नेचुरल गैस भी है, यस। हाइड्रोजन इज़ नॉट ए फॉसिल फ्यूल, तो चॉइस डी। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट मीन्स राइज ऑफ टेम्परेचर इन ग्रीन हाउसेस, यही ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग, ये भी ठीक है। मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, ये भी ठीक है। लेकिन अब देखें, जब ग्लोबल वार्मिंग का लफ्ज़ हम कहते हैं तो इसका मतलब ही होता है कि राइज ऑफ टेम्परेचर इन ग्रीन हाउसेस एंड मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर पोल्स। सो द बेस्ट चॉइस इज़ बी। ठीक, ये यानी ए भी ठीक है, सी, लेकिन यहाँ पे ये बेस्ट चॉइस क्वेश्चन था, सो दैट इज़ ग्लोबल वार्मिंग। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड डज नॉट प्रोड्यूस एसिड रेन। SOX, तो इससे H2SO4 प्रोड्यूस होता है। NOx, इससे HNO3 प्रोड्यूस होगा। COX, इससे कार्बोनिक एसिड H2CO3 प्रोड्यूस होगा। जबकि PbOX, लेड OX, इससे किसी किस्म का एसिड रेन प्रोड्यूस नहीं होता, बिकॉज दे एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। नेक्स्ट, पोल्यूटेंट हैव एडवर्स इफ़ेक्ट ओवर बायोस्फीयर, ये जानदारश यहाँ पर भी इकोसिस्टम पे भी होता है, हाइड्रोस्फीयर पे भी होता है, मीन्स के ऑल पे इसका इफ़ेक्ट होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ क्वान्टिटेटिव केमिकल एनालिसिस। अच्छा, क्वान्टिटेटिव जिसमें हम मकदार मालूम करते हैं, तो सॉल्ट एनालिसिस नो, इसमें हम क्वालिटी मालूम करते हैं। टाइट्रेशन, येस, इसमें हम मकदार मालूम करते हैं। फ्लेम टेस्ट, इसमें हम क्वालिटी मालूम करते हैं। बोरिक्स बीट टेस्ट, ये भी क्वालिटी मालूम करने के लिए इस्तेमाल होता है। सो क्वांटिटेटिव एनालिसिस इज़ टाइट्रेशन, यानी इसमें एक अननोन कंसंट्रेशन का एसिड या बेस हम मालूम करते हैं विद द हेल्प ऑफ ए बेस और ए एसिड रिस्पेक्टिवली।
Which one of the following hydrocarbon produce an NMR spectrum with more than one peak? अच्छा, मीथेन CH4 एक ही पीक देगा, ईथेन CH3 CH2 तो ये भी इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स हैं, एक ही पीक देंगे। ब्यूटेन दैट इज़ CH3 CH2 CH2 एंड CH3 और CH3 ये A पीक्स हैं, इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स हैं, और CH2 आपस में इक्विवेलेंट हैं, तो मीन्स कि ये 2 पीक देगा। तो अब तक तो चॉइस ये हुआ। साइक्लोब्यूटेन का स्ट्रक्चर लोगे इस फॉर्म में, तो ये भी CH2 है, हर कॉर्नर CH2 है, तो सारे जब CH2s हैं तो सब एक ही पीक देंगे। तो करेक्ट ऑप्शन इज़ दिस G रिटन, बल्कि ये है A B C और D। सो द करेक्ट इज़ C। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ NMR स्पेक्ट्रा आर देयर इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स? तो ये कंपाउंड हमें दिया है, तो जो NMR स्पेक्ट्रा है दे डिपेंड्स अपॉन दी नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स। तो यहाँ पे देखोगे तो OH में जो प्रोटॉन है इट इज़ नॉन इक्विवेलेंट, ये A प्रोटॉन हुआ। अगला CH2 जो CO के साथ क्लोज़र है तो ये B प्रोटॉन हुआ। फिर CH2 के साथ क्लोज़र है, ये C प्रोटॉन हुआ। और आखिर में जो CH3 है वो D प्रोटॉन हुआ। तो मीन्स कि ये हमें 4 पीक्स देगा। सो चॉइस D is correct. The next, the path of ions after deflection in mass spectrometer depends upon, अच्छा depends upon mass divided by charge ratio, इस पे डिपेंड करेंगे। इसके मुताबिक मैग्नेट उनको डिफ्लेक्ट करेगा इस फॉर्म में। तो ये both the charge and mass of the ion, choice C is correct. Propanone and 2-pentanone will give same absorption dip in, अच्छा प्रोपेनोन और पेंटेनोन, सोच लो इन दोनों में क्या सिमिलरिटी है। येस, बोथ आर कीटोन्स, कार्बन डबल बॉन्ड O बॉन्डेड टू कार्बन, ये इनमें मौजूद है। तो सेम फंक्शनल ग्रुप रीजन में सेम एब्जॉर्प्शन डिप देंगे। अब फंक्शनल ग्रुप कहाँ से कहाँ तक होता है? सो दैट इज़ फ्रॉम 1600 टू 4000 टू 1600 पर सेंटीमीटर। सो चॉइस सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन अकर इन ट्रोपोस्फेयर? अच्छा, ट्रोपोस्फेयर जिसमें हम रहते हैं, सांस लेते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड जलता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। इसमें कार्बन जलने से वाटर और सल्फर ट्राइऑक्साइड रिएक्ट करके बिल्कुल जब बारिश होती है तो रेन वाटर बनेगा। इसी तरह NO2 H2O बारिश के साथ वो HNO3 नाइट्रिक एसिड नाइट्रस एसिड बनाएंगे, तो ये भी होगा। तो ऑल ये सारे रिएक्शन ट्रोपोस्फेयर में होते हैं। 50th के inorganic compound has 42% carbon in it and having molar mass of 342 gram per mole. What is the number of carbon atoms per molecule in it? अच्छा, तो इसके लिए फार्मूला इस्तेमाल करोगे, that is percentage is equal to atomic mass of element multiplied atomicity divided by फार्मूला मास या मोलर मास और मल्टीप्लाइड 100। अब इसमें जस्ट एटॉमिसिटी हमने मालूम करना है, क्योंकि नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स मांग रहे हैं, तो हम मालूम करेंगे एटॉमिसिटी। बाकी वैल्यूज़ दी गई हैं। तो परसेंटेज जो है वो 40 कितना है, 42% है, ये हुआ 42%। फार्मूला मास जो है वो यहाँ से परसेंटेज की तरफ मल्टीप्लाई होगा, तो ये हुआ फार्मूला मास, और वो दिया है 342 ग्राम। मोलर मास जो है वो डिवाइड हो जाएगा, तो इधर मोलर मास डिवाइड हुआ, तो मोलर मास उन्होंने हमें क्या दिया है, सॉरी एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास कार्बन का जो है वो 12 है, तो यहाँ पे 12 लग जाएगा, और 100 भी इस साइड पे डिवाइड होगा। तो इस तरह से हमें मिलेगी एटॉमिसिटी ऑफ दी कार्बन। अच्छा, अब इसको 12 होना चाहिए, 342 होनी चाहिए। ये कैलकुलेशन करेंगे तो 342
It is the formula mass of sucrose, yes, which I know, and sucrose has 12 कार्बन. कैलकुलेशन आप खुद कर दो तो 12 कार्बन इसमें आपको मिलेंगे चॉइस में. Dimethyl ether will show dash peak in NMR spectrum. Dimethyl ether, अच्छा तो ये CH3 है, C डबल बॉन्ड O और फिर जाके CH3. इट इज़ डाईमिथाइल ईथर या मिथाइल मिथाइल ईथर, सॉरी नॉट व्हाट आई राइटिंग, इट्स मिथाइल ईथर. ओके, तो अब यहाँ पे ये होगा मिथॉक्सीमीथेन, इसका यूपेक नेम है. तो इसमें दोनों CH3s जो हैं वो एक ही ऑक्सीजन के साथ जुड़े हैं. सो बोथ आर इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स, सो यू विल गेट वन पीक फॉर इट्स मॉलिक्यूल. सो चॉइस सी इज़ करेक्ट. Ozone layer exists at altitude of, yes, it is choice B, 50 kilometer. Which one of the following is homopolymer? Homopolymer जो एक जैसे मोनोमर से बने, so that is PVC, polyvinyl chloride. तो इसमें मोनोमर जो हैं वो CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH बॉन्डेड टू Cl. तो ये वाइनिल क्लोराइड है और इसके मोनोमर्स आपस में ऐड हो जाते हैं. सो दिस इज़ PVC. नायलॉन डिफरेंट मोनोमर से बनता है, पॉलिएस्टर भी डिफरेंट मोनोमर से बनता है. डाईमिथाइल ईथर एंड इथाइल अल्कोहल हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला. Which of the following technique will prove that these are a type of isomers? Okay. UV visible spectroscopy ये तो बता जाता है कि दोनों सेचुरेटेड हैं, ठीक. बाकी ये नहीं बताएगा कि ये दोनों आइसोमर्स हैं कि नहीं हैं. मास स्पेक्ट्रोमेट्री, तो इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, तो फार्मूला मास भी सेम आएगा, मॉलिक्यूलर मास भी सेम आएगा, वो भी हमें नहीं बता पाएगा. अलबत्ता IR स्पेक्ट्रोस्कोपी हमें बता पाएगा कि एक का पीक जो डाईमिथाइल ईथर है तो उसमें O ये अलग पीक शो होगा, और इथाइल अल्कोहल में जो OH है तो वो अलग जगह पे पीक शो करेगा या डिप शो करेगा. तो हमें पता चलेगा कि ये दोनों जो हैं दीज आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स. 55 ड्यूरिंग ट्रीटमेंट ऑफ वाटर टर्बिडिटी इज़ रिमूव्ड बाय पासिंग इट थ्रू, यानी टर्बिडिटी गदलापन, तो गदलापन इससे रिमूव होता है कोएगुलेशन चेंबर से जब हम इसको पास करते हैं. चॉइस सी. क्लोरीनेशन चेंबर से इससे जर्म्स किल हो जाएंगे. फिल्ट्रेशन चेंबर से इसमें जो इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस हैं, लकड़ी, कागज़ वगैरह, वो अलग हो जाएगा. एरेशन चेंबर में इसमें ऑक्सीजन बबल किया जाता है ताकि पानी का जो जायका है वो ऑक्सीजन की वजह से होता है और वो अपना जायका ले आए. लेकिन कोएगुलेशन जिसमें एलम डाला जाता है ये उससे टर्बिडिटी, सस्पेंडेड सॉलिड अलग करेगा और पानी साफ़ हो जाएगा. Which one is not correct about polyvinyl chloride? अच्छा, polyvinyl chloride यानी PVC. It is used in large scale production of cable insulator. Yes, इस्तेमाल होता है. It is a copolymer. Yes, this is the correct choice. It is actually a homopolymer, not a copolymer. होमोपोलीमर जो सेम मोनोमर से बने, कोपोलीमर जो डिफरेंट मोनोमर, फॉर एग्जांपल नायलॉन जो है वो कोपोलीमर है, जबकि पॉलीवाइनिल क्लोराइड जो है ये कोपोलीमर नहीं है, ये होमोपोलीमर है. तो ये भी करेक्ट है. इसे होमोपोलीमर इट इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पाइप्स. यस. 12th, विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट फॉर 3-वे कैटालाइटिक कन्वर्टर? अच्छा, 3-वे कैटालाइटिक कन्वर्टर गाड़ियों के एग्जॉस्ट सिस्टम में लगा हुआ होता है और वो पोल्यूटेंट को रोकता है. तो क्या करता है? रिड्यूसेस एमिशन ऑफ अनबर्न्ड कार्बन, यस. हाइड्रोकार्बन्स. रिड्यूसेस पोल्यूटेंट्स, यस, ये भी करता है. ऑक्सीडाइज पोल्यूटेंट लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, यस, ये भी करता है. सो ऑल ऑफ द अबव. The presence of microorganism in drinking water is determined by, तो BOD, biological oxygen demand. This is choice B. Which one has the lowest temperature?
तो मीज़ोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, थर्मोस्फेयर। तो इसमें जो मीज़ोस्फेयर है उसमें टेम्परेचर -92 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है। सो इसका लोवेस्ट टेम्परेचर होता है। ड्रिंकिंग वाटर शुड बी कलरलेस, टेस्टलेस एंड फ्री फ्रॉम टर्बिडिटी एंड इट्स पीएच शुड बी। अच्छा, ड्रिंकिंग वाटर ये सारे उनके प्रॉपर्टीज़ हैं, कलरलेस, टेस्टलेस और टर्बिडिटी, गदलापन, यानी पश्तो में जिसे हम खड़वाले कहते हैं। तो इट इज़ पीएच, और इसका पीएच थोड़ा सा बेसिक होना चाहिए। तो ये 7 to 8.5, दिस इज़ द करेक्ट पीएच फॉर द ड्रिंकिंग वाटर। Rainwater become acidic when the pH value of rainwater becomes, अच्छा 7 से नीचे होना चाहिए। तो 7 से नीचे होगा और फिर एग्जैक्ट जो है वो जो ड्रिंकेबल ना हो तो फिर लेस देन 5.6। तो ये इसका करेक्ट पीएच है फॉर द रेन वाटर, जिसको हम एसिडिक रेन कहते हैं। द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड फाउंड टू बी CH2O, if the molar mass of the compound is 150 gram, then molecular formula of the compound is। अच्छा, तो बस सिंपल हमें n मालूम करना चाहिए, जो होता है कि मोलर मास ऑफ द कंपाउंड वो 150 है, और फार्मूला मास ऑफ द कंपाउंड 12 फॉर कार्बन, 2 फॉर हाइड्रोजन एंड 16 ये। तो ये टोटल बन जाएगा 30। तो ये यहाँ से कैंसिल हुआ, 3 एकम 3, 3 5 15, और 5 को अब CH2O से मल्टीप्लाई कर दो तो C5H10O5, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। सो दैट इज़ चॉइस बी। द फंक्शनल ग्रुप रीजन इन इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम इज़ बिटवीन। अच्छा, तो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम अमूमन 500 या 600 पर सेंटीमीटर से शुरू होता है और 4000 पर सेंटीमीटर तक होता है। तो इसमें 1500 तक, इधर सपोज़ करें कि ये 1500 आ रहा है, तो 1500 पर सेंटीमीटर से राइट की लेफ़्ट की तरफ ये फंक्शनल ग्रुप रीजन है, फंक्शनल ग्रुप रीजन, और 1500 से 600 तक ये फिर फिंगरप्रिंट रीजन है। सो चॉइस बी 1500 to 4000। Benzene molecule has 6 carbon atoms and 6 hydrogen atom. The NMR spectrum of benzene will show। अच्छा, तो ये देखिए बेंजीन हुआ, अब हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन भी जुड़ा है। अब सारे हाइड्रोजन इक्विवेलेंट हैं, तो जब इक्विवेलेंट प्रोटॉन होंगे वो एक पीक शो करेगा। सो चॉइस डी, सिंगल पीक शो होगा। द स्पिन स्टेट ऑफ ए न्यूक्लियाई ऑफ एन एटम इन द एब्सेंस ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड हैव। अच्छा, यानी जो प्रोटॉन स्पिन है, जब मैग्नेटिक फील्ड ना हो तो सारे प्रोटॉन इक्वल एनर्जी से स्पिन करेंगे, उनमें कोई एनर्जी डिफरेंस नहीं होगा, तो ये इक्वल स्पिन। और जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होगा तो फिर स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के मुताबिक कुछ प्रोटॉन अलाइन हो जाएंगे टू द मैग्नेटिक फील्ड, लो एनर्जी के हो जाएंगे, और कुछ अपोजिट होंगे टू द मैग्नेटिक फील्ड, वो हाई एनर्जी के हो जाएंगे। लेकिन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में सारे इक्वल एनर्जी के होते हैं। 21 है कि आई आर स्पेक्ट्रम कॉरिस्पॉन्ड्स टू। अच्छा, तो ये आई आर स्पेक्ट्रम अब किस के साथ मैच करेगा? तो ये फंक्शनल ग्रुप रीजन देखें, ये 1731 पेस कार्बन डबल बॉन्ड ओ का हमें एक डिप या पिक मिल रहा है, और फिर इधर आओगे तो हमें CH स्ट्रेच मिल रहा है, CH स्ट्रेचेस मिल रहे हैं। तो अब कार्बन डबल बॉन्ड ओ किस में होता है? तो वो होता है एल्डिहाइड्स में, कीटोन्स में, ये एल्डिहाइड हुआ, ये कीटोन हुआ, और कार्बोक्सिलिक एसिड में। अच्छा, अब यहाँ से ब्यूटेनॉल OH तो गया, क्योंकि कोई OH का पीक हमें नज़र नहीं आ रहा। ब्यूटेन ये भी गया, क्योंकि वो ऑर्गेनिक है, तो उसमें ये पीक्स नज़र नहीं आएंगे, ना तो CHO पीक नज़र आएगा
और ना ये पीक उसमें नज़र आएंगे। अच्छा, उसके बाद फिर ब्यूटेनोइक एसिड, तो ब्यूटेनोइक एसिड में तो ये पीक होगा, लेकिन साथ में OH का पीक मौजूद नहीं है जो यहाँ कहीं पे आपको दिखाई देगा, तो ये भी गया। तो रहता है ब्यूटाइरल डिहाइड, सिर्फ एल्डिहाइड। सो करेक्ट चॉइस इज़ ए। द फॉलोइंग NMR स्पेक्ट्रम कोरिस्पॉन्ड्स टू, अच्छा कि ये NMR का स्पेक्ट्रम दिया है, किसके साथ मैच कर रहा है, तो मीन्स कि इसमें 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटॉन होने चाहिए। ठीक, ब्यूटेनोइक एसिड अगर आप देखोगे तो CH3 CH2 CH2 एंड COOH। अब इसमें 4 डिफरेंट प्रोटॉन्स हैं, A B C D, तो हमें 4 पीक्स मिलने चाहिए, लेकिन 4 पीक्स नहीं हैं, 2 पीक्स हैं। B बेंजीन, तो बेंजीन में 6 प्रोटॉन्स हैं और सारे इक्विवेलेंट हैं ये, तो इसका 1 पीक होना चाहिए, लेकिन हमें 2 पीक शो कर रहा है। C डाई इथाइल ईथर, तो दिस इज CH3 CH2O फिर CH2 एंड CH3। तो अब यहाँ पे ये A पीक हैं, CH3 इक्विवेलेंट हैं, और फिर CH2 ये इक्विवेलेंट है, तो 2 पीक इसके होने चाहिए, और इधर हमें 2 पीक मिल रहे हैं। सो चॉइस C इज़ करेक्ट। ईथेन, तो ईथेन में CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 दोनों जो हैं वो इक्विवेलेंट प्रोटॉन हैं, हमें 1 पीक मिलना चाहिए, तो 2 पीक हैं डाई इथाइल ईथर के। In polymer like nylon, the monomers are held together by, अच्छा नाइलॉन में ये होगा कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड का टर्मिनल, और फिर इधर से जो अमीन है, जो डाई अमीन, उसका ये CH2 समथिंग कर दे, और इधर भी NH2 अटैच्ड है, और इधर NH है और NH है। तो इसमें जब कंडेंसेशन होगी तो एक H और दूसरा OH ये यहाँ से कंडेंस होके निकलेंगे। सो कार्बन डबल बॉन्ड O विल कनेक्ट टू NH, NH से वो कनेक्ट होगा। तो करेक्ट चॉइस यहाँ पे ये है कि येस, चॉइस B इज़ करेक्ट, कि कार्बन नाइल ग्रुप जो है कार्बन वो NH से बॉन्ड कर जाएगा। During fractional distillation of petroleum, the various fractions are separated on the basis of their boiling points. The correct order on the basis of carbon atoms that separate consecutively is, अच्छा तो इसमें ये कि boiling point हाइड्रोकार्बन्स में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कार्बन एटम्स, जितने कार्बन एटम्स ज़्यादा होंगे उतना बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। तो ये है कि चॉइस ए में अगर आप देखोगे कार्बन 18 से 20 तक हाई बॉइलिंग पॉइंट, देन 15 to 18 हाई बॉइलिंग पॉइंट, देन 8 to 10 हाई बॉइलिंग पॉइंट, 5 to 7 एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट, देन कार्बन 1 to कार्बन 4। सो चॉइस ए इज़ करेक्ट। तो कंसेक्टिवली लो बॉइलिंग पॉइंट कार्बन 1 से कार्बन 4 का होगा, ये सेपरेट हो जाएंगे, फिर जाके इस तरह जाते जाओगे और आखिरकार में कार्बन 18 से कार्बन 20 तक ये सेपरेट होंगे। सो दिस इज़ द करेक्ट ऑर्डर। 25th है कि ड्यूरिंग द डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला बाय कंबस्शन एनालिसिस द ऑर्डर ऑफ वेरियस स्टेप्स टू बी परफॉर्म्ड इज़, अच्छा तो वेरियस स्टेप ये कि पहले आप परसेंटेज ऑफ एलिमेंट मालूम करोगे, फिर उसके बाद आप मोल रेशियो मालूम करोगे, उसके बाद फिर आप एटॉमिक रेशियो मालूम करोगे। एटॉमिक रेशियो के बाद अगर होल नंबर में नहीं है तो रेशियो को होल नंबर में कन्वर्ट करोगे और फिर जाके एम्पेरिकल फार्मूला लिखोगे। तो लेट्स सी कि हमें कहाँ मिलता है। तो परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, एटॉमिक रेशियो 9, फिर मोल रेशियो होना चाहिए, एटॉमिक रेशियो पहले आया है 9, एम्पेरिकल फार्मूला एटॉमिक रेशियो 9। तो डी ऑप्शन इज़ करेक्ट के परसेंटेज टू मोल रेशियो टू एटॉमिक रेशियो एंड टू एम्पेरिकल फार्मूला। 26. What is the correct energy order of electronic transition occurring in UV visible spectroscopy? अच्छा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, तो उसमें ये कि सिग्मा टू सिग्मा स्टार
इसकी ज़्यादा एनर्जी होगी देन पाई टू पाई स्टार, और उसकी ज़्यादा एनर्जी होगी देन एन टू पाई स्टार, और एन टू पाई स्टार, और फिर एन टू पाई स्टार, डी टू डी ट्रांजिशन। तो चॉइस सी इज़ करेक्ट ऑर्डर। Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Physics portion of QCA test. Dear students, इसमें तो ज़्यादातर कैलकुलेशन है, मतलब फार्मूले यूज़ होते हैं, लेकिन मैं घर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये टेस्ट का डिस्कशन, तो यहाँ पर मेरे साथ वो लिखने का सिस्टम नहीं है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टेस्ट से कोशिश करेंगे कि साथ में मैं जिस तरह आदिल साहब लिखाई कह रहे तो उसी तरह मैं भी राइटिंग करूँगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन अभी ऑप्शंस के साथ मैं स्लोली जो है फार्मूला आपको बताऊँगा, आप ख़ुद फार्मूला जो है वो अपने पास लेके तो ईज़िली आपको समझ आ जाएगी। मैं फार्मूले को स्लोली रिपीट करूँगा क्योंकि मेरे साथ कोई सिस्टम नहीं है लिखने का। इंशाल्लाह नेक्स्ट टेस्ट में वो राइटिंग वाला जो है डिवाइस होगा तो फिर ज़्यादा इजी होगा। अच्छा, फर्स्ट नंबर MCQ, द ऑर्बिटल रेडियस ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम चेंजेस फ्रॉम R to 4R, द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन विल चेंज फ्रॉम E to। सो आप लोगों को पता है कि जो बोहर एटॉमिक मॉडल में एटॉमिक रेडियाई है, मैं फार्मूला रिपीट कर रहा हूँ, R इज़ इक्वल टू n स्क्वायर इंटू R0। सो हमें पता है कि रेडियस n स्क्वायर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। n स्क्वायर मीन्स n मीन्स स्मॉल n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सो R to 4R, तो इसका मतलब है n इज इक्वल टू 2 हो जाता है क्योंकि 2 का स्क्वायर तो 4। तो एनर्जी चेंज भी आपको पता है, एनर्जी का फार्मूला मैं रिपीट कर रहा हूँ, वो लिखे E इज इक्वल टू E0 डिवाइड बाय n स्क्वायर, और E0 के बजाय -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाय n स्क्वायर। रेडियस का फार्मूला है n स्क्वायर R0, एनर्जी का फार्मूला है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाय n स्क्वायर। सो दोनों फार्मूले में अगर आप देखें तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे स्क्वायर है। सो इसलिए एनर्जी जो है वो भी E/4 चेंज हो जाएगा। तो फार्मूले अगर आप लिख लें तो इजीली आप लोगों को समझ आ जाएगी। एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर और रेडियस n स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर वो R से 4R हो जाता है तो एनर्जी E से E/4 हो जाएगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज D। MCQ नंबर सेकंड MCQ हमारे पास जो है, व्हेन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड through a potential difference V0 in X-ray tube, and if it collide with target and loses all of its energy in a single collision with target atom, then wavelength of X-rays emitted will be equal to। so ये X-ray से ये MCQ लिया गया है। और अगर आप लोगों को पता हो काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो EV के बराबर होते हैं, स्मॉल e मीन्स इलेक्ट्रॉन, V0 आपके पास जो है वो पोटेंशियल है, और एनर्जी ऑफ एक्सरेज जो होता है वो HF होता है। काइनेटिक एनर्जी EV0, E इलेक्ट्रॉन स्मॉल e, V0 जो स्टेटमेंट में दिया गया है, और एनर्जी ऑफ एक्सरेज HF, H प्लैंक्स कांस्टेंट, F फ्रीक्वेंसी। सो अगर आप देखें तो स्टेटमेंट में आपको बताया गया है कि द इलेक्ट्रॉन loses all of its energy in a single collision। so इसका मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो E के बराबर होगा, कैपिटल E मीन्स एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी चूंकि EV के बराबर है तो E स्मॉल e मीन्स इलेक्ट्रॉन, V0 पोटेंशियल, और एनर्जी HF के बराबर है। तो EV0 इज इक्वल टू HF या EV0 is equal to HC divided by lambda, because F is equal to C divided by lambda। EV0 is equal to HC divided by lambda। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, काइनेटिक एनर्जी EV0
ई इलेक्ट्रॉन के लिए, वी नॉट पोटेंशियल के लिए। और एनर्जी का फार्मूला जो होता है एक्स रेज, चूंकि रेडिएशन है तो उसका फार्मूला एच एफ, स्मॉल एच प्लैंक्स कांस्टेंट, एफ इज द फ्रीक्वेंसी। और स्टेटमेंट में आपको दिया गया है कि इलेक्ट्रॉन लूजेज ऑल ऑफ इट्स एनर्जी इन अ सिंगल कोलिजन। तो इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी जो कि स्मॉल ई वी नॉट था और एनर्जी ऑफ एक्स रेज जो एच एफ था वो आप अगर आप बराबर ले लें, फ्रीक्वेंसी के बजाय आप सी डिवाइड बाई लेमडा लिख लें, और लेमडा का फार्मूला ही आपसे पूछा गया है, तो आपके पास आ जाएगा बी ऑप्शन, एच सी डिवाइड बाय स्मॉल ई वी नॉट, एच सी डिवाइड बाय स्मॉल ई वी नॉट। यहाँ पर मेरे सामने जो है तो यहाँ पर स्मॉल सी है नीचे भी, तो मैंने अभी कंपोजिंग वाले को फ़ोन किया, ये सी करेक्ट हो जाएगा, नीचे जो सी है ये स्मॉल ई है। सो एच सी डिवाइड बाई स्मॉल ई वी नॉट, करेक्ट आंसर है बी आंसर। ठीक है, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। थर्ड, द एनर्जी ऑफ एन एक्स रे ट्यूब कैन बी इंक्रीज्ड इफ द करेक्ट ऑप्शन इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कैथोड एंड टारगेट इज इंक्रीज्ड because energy is directly proportional to the potential difference provided between the electrodes. So the correct option is B, potential difference between the cathode and target is increases. MCQ number 4, the use of tungsten is a target. यहाँ पर ये गलती से टी के बजाय एल आया हुआ है, larget है लेकिन this is target. The use of tungsten as a target and X-rays is because of B option is the correct one. It has high melting point. चूंकि टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है तो इसीलिए इसको इस्तेमाल किया जाता है एक्सरे ट्यूब्स में फॉर एक्सरे प्रोडक्शन। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 5 नंबर MCQ, a photon has energy is equal to hf and momentum p is equal to h divided by lambda. P is equal to h divided by lambda. मोमेंटम का फार्मूला डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस से P is equal to h by lambda. So in terms of E and P, the speed of light is, so if we use simply the dimensional analysis, we will get the answer D option, E divided by P. So the correct option is D, E divided by P, because the required is speed of light, means speed. So if we do a dimensional analysis, we can easily solve it. The answer is D. So E divided by P will only gives us the dimension of the speed. MCQ number 6, the mass of photon of wavelength lambda is given by. The mass of photon of wavelength lambda is given by, as we know that the rest mass of photon is 0, relativistic mass of photon is non-zero, and a relativistic mass is hf divided by c square. Relativistic mass, I repeat, is hf divided by c square. And if we put the formula of frequency f, c divided by lambda, so we will get h divided by lambda c. So the correct option is B, h divided by lambda c. I repeat the formula. The relativistic mass of photon is hf divided by c square. H Planck constant, f frequency, and c square, where c is the speed of light. So if we put frequency as c by lambda, we will get B option as the correct option. MCQ number 7, the de Broglie wavelength of an electron moving in the nth Bohr orbit of radius r is given by. So this MCQ is from the de Broglie interpretation of Bohr postulate. So the correct option is 2 pi r divided by n. And if you see the de Broglie interpretation of Bohr postulate, so we know that the standing waves form when the electron moves around the nucleus, and standing wave form will be such that the length or the circumference will be n multiplied by lambda, and the circumference length is equal to 2 pi r. So lambda will be equal to 2 pi r divided by n. So the correct option is 2 pi r divided by n. De Broglie interpretation of Bohr postulate, that topic.
MCQ number 8. The maximum kinetic energy of photoelectron is 4 electron volt. When 6 electron volt energy falls on metal surface, the stopping potential is. So the kinetic energy maximum is basically equal to 4 electron volt, where 4 volt represent the stopping potential for electron. So from 4 electron volt we will only take 4 volt as a stopping potential, because maximum kinetic energy is equal to EV naught, and if we put 4 volt we will get 4 electron volt. So the answer is 4 volt. MCQ number 9. The hydrogen atom in a sample is in excited state corresponding to n is equal to 4. How many spectral lines can be emitted? So if the hydrogen atom sample is in excited state where the electrons are in n is equal to 4 state, how many spectral lines can be emitted? So this is simple. If the electron is in 4th energy level, so just add the lower energy level from this excited energy level, that is 3 plus 2 plus 1. So 3 plus 2 plus 1 we will get 6. I repeat, if the electron is in 4th excited energy state, means n is equal to 4, in a 4th state, not 4 excited state, so we will just add the lower energy states, 3 plus 2 plus 1, so we will get 6. So the correct option is 6. MCQ number 10. The smallest wavelength in Lemon series is, correct option is 1 divided by R. If smallest wavelength is required in any series, then we will put n is equal to infinity. So in Lemon formula, if we put n is equal to infinity, so we will get the wavelength, which will be the smallest or shortest, that will be 1 divided by R. I repeat, if the smallest wavelength is required, we will put n is equal to infinity in a Lemon in a series. If required Lemon formula, we will put n is equal to infinity in Lemon formula. If required in Balmer series, we will put n is equal to infinity. So here Lemon, we will put n is equal to infinity in a Lemon formula. We will get 1 divided by R. MCQ number 11. The ratio of energy of an electron in first excited state to a second excited state of a hydrogen atom is. So you people know the energy state formulas for excited state of a hydrogen atom. First excited state means second energy level. Second excited state means third energy level. So the answer is, because the first excited state is minus 13.6 divided by 4, and the second excited state is minus 13.6 divided by 9. So the answer is 9 ratio 4, which is not included in the option. So the correct option is none of these. MCQ number 12. The difference in angular momentum associated with the electron in the two successive orbits of hydrogen atom is. So we know that the postulate of Bohr model, that the electron can exist only in those regions where the angular momentum is nh divided by 2 pi. nh divided by 2 pi, where n, small n, represent the principal quantum number. So if we take two successive 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, so we will get the h divided by 2 pi. If we take the difference between the angular momentum of electron in first and second, we will get the correct option A. So the correct option is A. MCQ number 13. What will be the angular momentum in fourth orbit if L is the angular momentum of the electron in the second orbit of a hydrogen atom? So the angular momentum of the electron in second orbit is considered to be L, and the angular momentum when the electron is in a second orbit, so we will put small n is 2, so we will have 2h divided by 2 pi. 2h divided by 2 pi will be the angular momentum of electron when it is in a second orbit. So 2h divided by 2 pi is considered to be capital L.
2h divided by 2 pi is considered to be capital N. And when the angular momentum is in fourth orbit, we will put small n is 4. So we will have the angular momentum 4h divided by 2 pi, 4h divided by 2 pi, which is equal to 2 times of 2h divided by 2 pi, or the correct option is a 2n. So if you solve it, we will get the answer C option as a correct option, 2L, because the angular momentum in fourth orbit is 2 times of the angular momentum of electron in second orbit for hydrogen atom. MCQ number 14, a proton and alpha particle are accelerated through same voltage. The ratio of their de Broglie wavelength will be. So as we know that the de Broglie formula is lambda is equal to h divided by under the root of 2m q, small q for charge, v for voltage. I repeat the formula. Lambda wavelength is equal to h, small h, Planck's constant, divided by under the root of 2m q, q for charge, v for voltage, 2m qv under root, which is basically the de Broglie wavelength. Lambda, I repeat again, lambda is equal to small h divided by under the root of 2m, m mass, q, q charge, v voltage under the root. So by using this formula, if we take the ratio, we will get under root 8, and under root 8 can be written as 2 under root 2, and the ratio is 2 under root 2 ratio 1. So the correct option is D option, 2 under root 2 ratio 1. MCQ number 15, a particle with rest mass m0 and relativistic mass m has a kinetic energy. So the correct option is C, m minus m0 c square. Why? Because if the particle is moving, the energy will be the kinetic energy of the moving particle will be equal to mc square minus m naught c square. Mc square minus m naught c square. Mc square is the relativistic mass energy. M naught c square is the rest mass energy. If we take c square as a common, so the m minus m naught c square we will get. So this is the kinetic energy. So if we subtract the relativistic energy, if we subtract the rest mass energy from relativistic mass energy, we will get the kinetic energy of the moving particle. So the correct option is a C. MCQ number 16, a proton projected with velocity v describes a circle of radius r in a uniform magnetic field. What velocity should an alpha particle be projected so that it describes a circle of same radius r in the same magnetic field? So please write a formula. As we know that a radius of a circular trajectory of a charged particle in a magnetic field, small r, is equal to mv divided by qb. M is the mass, v is the velocity, q is the charge, b is the magnetic field. A formula from the radius of a circular trajectory, r is equal to mv divided by qb. So we know that r radius is directly proportional to the ratio of mass to charge of a charged particle. So in a formula, mass, velocity is included, charge is included, and magnetic field is same. So alpha particle mass is double than the mass of the proton. So the correct option is v divided by 2. Since the mass is double, so if we project it with a half velocity, then the radius of a proton and alpha particle will be same. If you write a formula, you will get the answer easily. MCQ number 17, choose the correct statement. The work function. Remember, the work function is different for different metal because different metal have different binding energy. So that's why. Now MCQ number 18, the minimum energy of photon for pair production is
1.02 mega electron volt. MCQ number 19, the wavelength of photon having energy 6.65 multiplied by 10 to the power minus 19 joule is. So energy is given, wavelength is required. So we will use E is equal to hc divided by lambda. We will use the formula E is equal to hc divided by lambda. So if we put the values in a formula, we will get the correct option is a B, 3 multiplied by 10 to the power. MCQ number 20, if the material move with the velocity of light v is equal to c, its mass becomes infinite. If material object move with the speed of light, its energy will be, its mass will becomes infinite. 21, in pair production, electron and positron are created. The electron is similar to the particle of positron except of its charge. The only difference is of charge. MCQ number 22, the rest mass energy of positron is equal to 0.51 mega electron volt. 0.51 mega electron volt is the rest mass energy of positron as well as electron. MCQ number 23, when a beam of light emits electron from the surface of metal, the number of electrons emitted per second is proportional to the intensity of incident light from the Einstein explanation of photoelectric effect. When we increase the intensity of light, the number of ejected electron will be increases. It means current will be increases. MCQ number 24. Which one of the following has the same dimension as h divided by m naught c? Remember, h divided by m naught c, this is taken from the Compton effect. H divided by m naught c is taken from the Compton effect. And h divided by m naught c has the dimension of a length, because in Compton effect it is included in a wavelength shift, and wavelength shift means wavelength change means length. So the correct option is length. MCQ number 25, the radius of third excited state is how many times more than the first excited state? So 4 times. This is simple MCQ. Third excited state means fourth energy level, and first excited state means second energy level. So 4 times the answer. 26 number MCQ, when the voltage of the filament of the X-rays unit is increased, we will get X-rays having a high intensity, because intensity or energy of X-rays is directly proportional to the voltage. MCQ number 27, the situation in which the excited state contains more number of electrons than the ground state is called population inversion. Remember, normally more atoms are in ground state and some small fraction is in excited state. But if this is inverse, means more atoms are in excited state and small in ground state, then this is the opposite of the normal population. So that's why this is known as population inversion. 28, a hidden fingerprint can be developed by using laser light. Hidden fingerprints can be developed by using laser light, because laser light is unidirectional and monochromatic. So laser light is the correct option. MCQ number 29, if 15 divided by 16 of radioactive atom of an element decay in 12 minutes, the half-life of an element is. So we will solve this MCQ from this fraction, and we will only use the denominator to solve this problem. If we see the denominator is 16, and just you convert it into 2 power. So 16 can be written as 2 to the power 4. I repeat, we can solve this type of problems when the fraction is given. So just convert the denominator 16 into 2 power. So 16 can be written 2 to the power 4. So the power of 2 represent the number of half-lives. So 2 to the power 4 represent the number of half-lives. So if it take total time 12 minutes, divide it on number of half-lives. So if we divide 12 minutes on 4, we will get 3 minutes. So this is the simple method to solve the problems.
of radioactivity or half-life. So I again repeat, this type of question can be only solved from this fraction where denominator is used. So convert the denominator into 2 power. So I can write 16 as a 2 की power 4, where 4 represents the number of half-lives. So 2 की power 4 and divide the total time on the number of half-lives, which is basically the power of 2. So 12 divided by 4, 3 minutes is the answer. MCQ number 30. Of the same energy among alpha, beta and gamma rays, which have greatest penetration power? Remember, which is smaller size will have more penetration power. So gamma rays are smaller, so it has more penetration power. So correct option is C. 31 MCQ. The interaction of nuclear radiation with matter depends on all of these. Interaction of nuclear radiation with matter depends upon all of these, means A, B, C. MCQ number 32. The energy comes from sun is mainly due to fusion reaction. On star, the fusion reaction basically take place, so sun is also a star. MCQ number 33. Which of the following will give more energy? So fusion reaction give more energy. 34. When a nuclide decay by emitting beta, then charge number will be? Correct option is B option, decreased by 1. Remember, beta are of 2 types, beta negative and beta positive. If it is not mentioned, then we will take beta negative, because in most cases beta negative occur. So when beta negative occur, so the beta negative means electron, and electron has charge -1. So it means the charge number will be increased by 1. So the in MCQ number 34, beta, if there is no beta is not mentioned that it is negative or positive, we will take beta negative. So when beta negative produces, then the atomic number or charge number will be increased by 1. So the correct option is A, increased by 1. 35 MCQ, the number MCQ. Which of the following is an elementary particle? Remember, electron is elementary particle. It is not composed of any other particle. That's why this is elementary. Where proton and neutrons are composite particle. They are made of other particles. MCQ number 36. Which one of the following is weakest force? Remember, gravitational force is the weakest force. MCQ number 37. What percentage of radioactive substance is left after 5 half-lives? So remember, what percentage of radioactive substance is left after 5 half-life? So just half 100%, remaining will be 50. Then half 50, remaining will be 25. Then half 25, it will be 12.5. Then half 12.5, we will get 6.25. Then half 6.25, we will get 3.125%. So B option is the correct one. I repeat this question again. Just half 100. So if we half 100, we will get 50. Then half 50, we will get 25. Then half 25, we will get 12.5. Then half 12.5, we will get 6.25. Then half 6.25, we will get 3.125. So the remaining will be 3.125%. MCQ number 38. The half-life of radioactive element depends on. The half-life of radioactive element depends on atomic number. 39. In case of fission of uranium-235 with slow neutron, the number of neutron emitted, average number of neutron emitted per fission is a 2.5. The correct option is 2.5, because in most of fission 3 or 2 neutron produces. So if we take the average 3 plus 2 divided by 2, we will get 2.5. MCQ number 40. The dimension of decay constant lambda is the dimension of decay constant
lambda is. So the correct option is C, m naught L naught t की power 1. The dimension of decay constant lambda is, correct option is m की power 0, L की power 0, t की power -1 per second. So per second means t की power -1. This is the dimension of a decay constant. Thank you students. Wish you best of luck.